तो आइए हम देखते हैं अगला वर्गीकरण, प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अच्छा, यहाँ शब्द है प्राणत्व, तो एक शब्द अगर देखें यहाँ पर प्राण है, तो प्राण अगर कई बार परीक्षाओं में प्राण को लेकर बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। अच्छा, आपसे पूछा जाए प्राण एक वचन है कि प्राण बहुवचन है, तो आप बताइएगा क्या है प्राण? क्या प्राण एक वचन? नहीं, प्राण बहुवचन है। समझिएगा कैसे। इसे कई बार वाक्य में पूछा जाता है, जैसे आप बोलेंगे प्राण निकल गया, वाक्य गलत हो जाएगा। प्राण निकल गए, प्राण पखेरु उड़ गए, यानी ये बहुवचन में लिख रहता है प्राण, और इसे बोला जाता है प्राण नित्य बहुवचन है, इसका एक वचन होता ही नहीं। प्राण को सदैव बहुवचन में रखा जाता है, इसे समझिएगा नित्य बहुवचन। तो प्राण बहुवचन शब्द है, ये भी जान गए। अब वाक्य में भी जानते हैं। और प्राण पखेरु उड़ गए, पुल्लिंग भी शब्द आ रहा है, यानी कि प्राण निकल गई, ऐसा नहीं बोलेंगे प्राण निकल गया, नहीं, प्राण निकल गए, यानी ये भी ध्यान देना है कि प्राण निकल गए ये बहुवचन में बोलना है, और पुल्लिंग भी ध्यान देना है। तो अब समझिएगा, प्राणत्व के आधार पर, यानी प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे। तो यहां प्राण से मतलब है वायु या हवा, यानी समझिएगा यहां मतलब वायु या हवा, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसके आधार पर, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते, एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। अच्छा देखिएगा, यहां लिखा गया अल्प प्राण और यहां महाप्राण ना, तो यहां देखिए अल्प और महा दो शब्द को ध्यान दीजिए, क्योंकि प्राण प्राण दोनों में जुड़े हैं अंत में। यहां भी देखिए प्राण है, यहां भी प्राण है, तो प्राणत्व के आधार पर बांटा ही जा रहा है। तो एक हुआ अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। तो अल्प से क्या समझते हैं? अल्प माने थोड़ा। अच्छा, कई बार परीक्षाओं में यह भी प्रश्न पूछा जाता है अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? अपनी कॉपी पर लिखिएगा आप, अल्प विराम। चलिए लिख कर दिखाइए सभी लोग। अल्प विराम चिन्ह। तो अल्प विराम चिन्ह का कैसे होता है? देखिए, डाउट किसमें ज्यादा लोगों को होता है, एक चिन्ह ऐसे रहता है और एक चिन्ह ऐसे रहता है, तो ये यहाँ अल्प विराम का कौन है? अगर इसमें आपको विकल्प दिया जाए कि ध्यान दीजिए, गौर से आपसे बताया जा रहा है कि एक ऐसा चिन्ह है और एक ऐसा है, इसमें अल्प विराम कौन है? तो अल्प विराम इसमें ये वाला चिन्ह है, जिसे आप कहते हैं कॉमा, और ये जो है अर्ध विराम है, यानी ये हुआ अल्प विराम। अल्प विराम चिन्ह का कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुतायत पूछा ही जाता है। तो अल्प से समझिएगा थोड़ा, प्राण माने यहां हमने बताया वायु या हवा। तो जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय थोड़ी हवा की जरूरत पड़े, कम वायु की आवश्यकता पड़े। कुछ जगह ऐसा भी लिखा मिलता है, जैसे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और देखिए कामता प्रसाद गुरु को विशेष रूप से देखिए, वो बताते हैं कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय ह जैसी ध्वनि ना निकले, उन्हें कहा जाएगा अल्प प्राण। इसमें प्रत्येक वर्ग का, वर्ग कितने हैं बताया गया है पिछले वीडियो में, और नहीं ध्यान है तो गौर से पिछला वीडियो देख लीजिए और पूरा याद करके रखिए। कितने होते हैं? 5। तो 5 में तो अल्प प्राण में कौन आते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का, जितने वर्ग हैं, पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है उन्हें कहा जाएगा अल्प प्राण। तो देखिए अर्थात, अर्थात में देखिए कई बार वर्तनी पूछेगा, यहाँ पर हलंत लगाया गया अर्थात में, ये आपको गौर से ध्यान देना होगा। जैसे क ग ङ, कुछ लोग ङ लिखते समय बिंदु नहीं लगाते, अगर बिंदु नहीं लगाएंगे ना तो डा हो जाएगा, डमरू वाला, ठीक। और फिर च ज ञ, ठीक, च ज ञ, फिर ट ड ड़। अब देखिएगा द्विगुण का एक वर्ण यहाँ आया है, फिर त द न, प ब म, य र ल व, ये किस में आता है? ये अंतस्थ है आपका, अंतस्थ। ध्यान दीजिए अंतस्थ कैसे लिखा जाए ऐसे। तो आप समझ गए होंगे कि अल्प प्राण में क्या होता है कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय कम वायु की आवश्यकता पड़े, उन्हें कहा जाएगा अल्प प्राण। यानी इसको दूसरे शब्दों में समझिए, जिसमें हा जैसी ध्वनि ना निकलती हो, उन्हें कहा जाएगा अल्प प्राण। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, इसको कोड में ऐसे समझते 135 पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आता है, और बताया गया कि इसमें अंतस्थ भी आता है, तो ये सब जोड़ लेंगे। तो अब समझ गए अल्प प्राण कौन कौन है, यही है। अगर संख्या के रूप में से देखेंगे फिर भी ऐड कर सकते हैं, तो देखेंगे सब में, सभी वर्ग में 3-3 दिख रहा है, एक इधर हो गया, और ये अंतस्थ और व्यंजन को आप जोड़ लेंगे, सब कितने हो जाएंगे आप ऐड करते रहिए, जोड़ते रहिए। फिर देखिएगा महाप्राण। तो महाप्राण में ये बताया जाता है जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय अधिक वायु की आवश्यकता पड़े। अब यहाँ महा लगा गया है, तो ये मत सोचेगा कि अधिक वायु की आवश्यकता पड़े तो इसका मतलब जितना आपके मुंह में हवा हो सब निकाल दीजिए, ऐसी बातें नहीं है। इसमें ये ध्यान देना होगा कि इनको यानी इन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय अल्प प्राण की अपेक्षा अधिक वायु की आवश्यकता पड़ेगी। और इसमें कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करने में ह जैसी ध्वनि निकले, ह, उन्हें कहा जाएगा महाप्राण। अब ध्यान दीजिएगा, अच्छा महा से एक शब्द भी पूछा जाता है, हिंदी के किस कवि को महाप्राण कहा जाता है? अब बताइएगा, ये प्रश्न कई बार कुछ जगह पूछा गया है। और उस कवि की एक रचना है तुलसीदास,
यानी ये किसे कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी का महाप्राण के नाम से जाना जाता है, उनके साथ ये नाम जुड़ा होता है, महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में महाप्राण के नाम से जाना जाता है। उनकी कुछ रचनाएं भी जानते होंगे, किस काल की भी आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते, अगले वीडियो में सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है। यानी दूसरा और चौथा वर्ण का मतलब यानी ख, घ, छ, झ, ठ, ढ। अब देखिए ढ यहाँ दुगुण का एक वर्ण आ गया, एक यहाँ है। फिर थ, ध, फ, भ और यहाँ देखिए तीनों श और ह, यानी ये आपके ऊष्म आ गए। अब ध्यान दीजिएगा एक तरीका और याद करने का। अब इसमें जो वर्ण है इनकी स्पेलिंग बनाते समय एच जैसा नहीं, हा जैसी ध्वनि नहीं निकलती थी, एच बहुत कम मिलेगा। जैसे इसका बनाएंगे के ए, इसका होगा जी ए, इसका होगा एन ए, फिर इसका होगा सी एच ए। अब इसे अपवाद समझिएगा, इसी में एच मिलेगा और किसी में नहीं मिलेगा। फिर यहाँ होगा जे ए, फिर होगा एन ए, फिर इसमें होगा टी ए, डी ए, एन ए, यहाँ टी ए, यहाँ डी ए, यहाँ एन ए ना, यहाँ पी ए और यहाँ बी ए और यहाँ एम ए, बी एक बाद में आता है ना। अब समझिएगा, ये देखेंगे एक अपवाद में च, इसमें स्पेलिंग बनाते समय एच आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है। अब इसका ये भी तात्पर्य समझिए, इसमें हा जैसी ध्वनि नहीं निकल रही है। और देखिए इसमें हम कहेंगे वाई ए या आर ए, एल ए, वी ए, यानी हम देखें इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है। यानी जिन व्यंजन वर्णों में अगर हम देखें कि स्पेलिंग अगर अंग्रेजी की बनाएं और जिसमें ये ना दिखाई दे, क्या अगर इसमें ये नहीं दिख रहा है कि एच जैसी, हा जैसी ध्वनि, उन्हें कहा जाएगा अल्पप्राण। इसमें देखेंगे सभी में मिलेगा, एक अपवाद स्वरूप में डबल मिल जाएगा और एकाक में नहीं मिलेगा, बस सा में, जिसे दंत सा बोलते हैं। तो होगा जैसे के एच ए, फिर ये होगा जी एच ए, फिर ये सी डबल एच ए, देखेंगे इसमें डबल एच हो गया। फिर यहाँ होगा जे एच ए, फिर होगा टी एच ए, डी एच ए, फिर ये भी होगा टी एच ए, फिर ये भी होगा डी एच ए, ये पी एच ए, बी एच ए, फिर ये देखेंगे यस एच ए, फिर ये भी होगा यस एच ए। यहाँ देखिए केवल यस ए दिखेगा और इसमें एच है ही है, एक अपवाद समझिएगा। लेकिन इससे आपको स्पष्ट होगा कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय ह जैसी ध्वनि नहीं निकलेगी उन्हें कहा जाएगा अल्पप्राण, और जिनमें ह जैसी ध्वनि निकलेगी उन्हें कहा जाएगा महाप्राण। जैसे आप बोलकर देखिएगा, बोलते हैं जैसे क, तो इसमें और ख, तो क बोलिए और ख बोलिए, दोनों में अंतर समझिएगा, स्पष्ट एकदम शांत मन से सोचिएगा। क, ख, ख बोलेंगे, ह जैसी ध्वनि निकल रही, वायु की मात्रा ज्यादा लग रही, इसलिए इसे कहा जाएगा महाप्राण और इन्हें कहा जाएगा अल्पप्राण। तो इस बात को समझ गए होंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं। रोके हो ना, चलेगा, अब लिखा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे इसको और अच्छे समझ भी रहे होंगे। अब समझिएगा, एक प्रश्न और बनता है यहाँ से। अभी टेट और सीटेट में कुछ जगह ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि वर्ण से संबंधित विशेषता के रूप में, तो उसमें पूछा था कौन सी विशेषता सही है। तो इसमें दो महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग एक साथ नहीं होता है, यानी दो महाप्राण, ये कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भी समझिएगा, और ये भी नियम है कि दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता। ऐसे दो महाप्राण कौन है? ये है, इनका कभी भी एक साथ एक जगह आप नहीं पाएंगे उच्चारण में। अगर जैसे लिखते हैं हम कोई पत्थर, तो ध्यान, ये पत्थर, ये देखिए था है और था ये है, ये देखिए इसके पहले अल्पप्राण है। अब ये एक अल्पप्राण महाप्राण, जैसे हम कहें अच्छा, तो ये देखेंगे अच्छा। अब देखिए छा जो है महाप्राण है और देखिए चा जो है अल्पप्राण है। यानी हमेशा आपके अल्प मतलब दो जो महाप्राण हैं उनका उच्चारण एक साथ नहीं होता है, विशेषता ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं होता। ये कई बार कुछ जगह प्रश्न पूछे विशेषता के रूप में, कुछ लोग गलत कर जाते हैं। ये ध्यान देना है कि दो महाप्राण व्यंजनों का एक साथ उच्चारण नहीं होता, जैसे हमने बताया। जैसे और कुछ आपके मन में कुछ शब्द आए उसको भी सोच लीजिएगा, जैसे कौन सा बनेगा। जैसे आपसे कहा दिया जाए रखा, अगर ऐसे थोड़ा तद्भुत के शब्द में देखें रखा, तो देखिए रखा हम बोलेंगे, खा क्या हुआ महाप्राण है, इसके पहले देखिए अल्पप्राण आ गया। और जबकि ऐसे आ जाते हैं इसमें तो बहुत हैं, जैसे हम कह दें बहुत शब्द मिल जाते हैं। तो जैसे हम दो, जैसे गड्ढा कह देते हैं, तो गड्ढा देखें गड्ढा, तो यहाँ देखिए ढा, इसके बाद ये क्या है अल्पप्राण महाप्राण। लेकिन दो अल्पप्राण का प्रयोग एक साथ हो जाता है। जैसे हम कह दें मिट्टी, तो देखेंगे मिट्टी, तो देखिए दो अल्पप्राण जुड़ जा रहे, लेकिन दो महाप्राण का प्रयोग नहीं होगा। इसे ध्यान दीजिएगा नियम के तहत। तो हम लोगों ने
देखा कि अल्प प्राण और महाप्राण में अंतर, प्राण से तात्पर्य भी समझे, प्राण का मतलब यहाँ वायु या हवा, वो मत समझिएगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना प्राण माने और क्या होता है, कहते प्राण माने जान, ठीक है वो भी एक अर्थ है, प्राण माने प्राणवायु जिसे कहते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं ना प्राण, कुछ लोग कहते हैं प्राण माने वायु, जब कहते हैं जान तो कहते हैं जान चली गई, जान चली गई। अब जान चली गई, जान गई, जान आ गई, अब इन शब्दों को आप अंतर से समझ सकते हैं कि इन शब्दों का प्रयोग जो हमने रोककर बोला है कैसे। तो ये आप समझ गए प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दो प्रकार से, अल्प प्राण महाप्राण, इसको स्पष्ट हो गया। आइए हम अगला देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अच्छा, इसी को कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं, स्वर तंत्रियों की जगह लिखते हैं घोषत्व के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, इसी को कहा जाता है घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर, यानी घोष माने क्या होता है इसको समझिएगा। देखिए घोष जो शब्द है, ये पहले आप संस्कृत में कुछ पुस्तकें पढ़ेंगे तो वहां घोष से तात्पर्य, घोष की बस्ती का वर्णन रहता है। घोष माने अभीर, अभीर का मतलब जानते हैं निडर, अभीर तत्सम शब्द है उसका होता है अहीर। तो घोष का एक अर्थ होता है, घोष मान से तात्पर्य गूंज से भी होती है, जैसे जय घोष, जय की गूंज। घोष का मतलब कंपन, स्वर तंत्रियों में कंपन। यहां ध्यान देना है, घोष से तात्पर्य स्वर तंत्रियों में कंपन, यानी ध्यान देना है स्वर तंत्रियों में कंपन, ये ध्यान देना आप लोगों को। यानी यहां घोष से तात्पर्य, इसी को कहा जाता है, कई बार परीक्षाओं में घोषत्व के आधार पर ना देकर सीधा पूछता है स्वर तंत्रियों के आधार पर या स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, तो उसी से तात्पर्य घोषत्व के आधार पर। तो अगर आपसे पूछ ले कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं तो आप बताएंगे दो प्रकार घोषत्व के आधार पर, एक होता है अघोष और दूसरा होता है सघोष। अब इसी को कहते हैं स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर कितने, तो भी बताएंगे दो, अघोष और सघोष। इसलिए दोनों नाम यहाँ जिक्र कर दिया। कुछ परीक्षाओं में ऐसे ये नाम ना देकर घोषत्व पर ये लिख देता है, और कुछ बच्चे जो होते हैं इसमें डाउट में आ जाते हैं कौन है कौन नहीं है। अगर कहा स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर कौन कौन होते हैं तो आप बताएंगे अघोष और सघोष। तो घोष माने आप जानते हैं स्लोगन भी, जैसे नारा होता है जय घोष, जब लोग जयकारा बोलते हैं तो जय की गूंज बन जाती है, तो यहां भी समझना है। तो अब क्या अघोष क्या होता है कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, यानी जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन ना, उन्हें अघोष कहते हैं। यानी अघोष, घोष माने कंपन गूंज और अ माने ना, यानी जिनको बोलते समय स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उन्हें कहा जाएगा अघोष। क्लियर बातें समझ में आ गई। अब किसमें गूंज नहीं होती, देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, यानी जो पहला और दूसरा वर्ण होता है उन्हें बोला जाता है अघोष। जैसे क ख च छ ट ठ, मिला ना, त थ प फ, तीनों सा जो ये हैं इन्हें सबको अघोष कहा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। अब इसमें कैसे समझेंगे, यहां पर सघोष में, तो जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय, यानी इसको लिख सकते हैं कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन हो, ध्यान दीजिए यहां कंपन हो, यहां कंपन न हो। तो जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन हो उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें कहा जाएगा क्या, क्या बोलिए, उन्हें कहा जाएगा सघोष, जिसमें कंपन हो। इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है, जैसे ग घंगा जा झैया डा ढड़ा द धना बा भमा, ग घंगा जा झैया डा ढड़ा द धना बा भमा, जो द्विगुण होते हैं दोनों इसमें आ जाते हैं। फिर यारा लावा हा, इसमें भी कंपन होता है। तो अब समझ गए होंगे ये क्या है, इसको कोडिंग में याद करना है। तो अघोष को कोडिंग में कर सकते हैं 12, और इसको कोडिंग में समझ सकते हैं 345, 345, इसको कोडिंग में ऐसे याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
इसका। तो हम लोग जो मुख्य व्यंजनों के वर्गीकरण है, जहां से प्रश्न अधिक मात्रा में बनते हैं, उन सबका वर्गीकरण हम लोगों ने पढ़ लिया है। कुछ और बातें हैं जिनका वर्गीकरण कहीं कहीं पूछे जाते हैं, उसको भी ध्यान दें। हम लोगों ने जो 4 मुख्य थे उसको ध्यान दे दिया। कौन कौन? एक प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, दूसरा उच्चारण स्थान यानी स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, तीसरा आपको बताया गया प्राणत्व के आधार पर, और चौथा बताया गया घोषत्व या स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर। तो आइए हम अब अगला देखते हैं वर्गीकरण। तो आइए हम देखते हैं उच्चारण शक्ति के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अच्छा, उच्चारण शक्ति के पर बस इतना ही आपको ध्यान देना है कि ये 3 प्रकार का होता है। जानते कौन कौन? सशक्त व्यंजन, अशक्त व्यंजन, मध्य व्यंजन। अब इसमें सशक्त व्यंजन में क्या आता है इसको आप समझिएगा। अगर आपसे कहा जाए सशक्त व्यंजन में क्या क्या आता है तो आप क्या बताएंगे? बताएंगे जो सशक्त व्यंजन होता है इसमें मुंह की मांसपेशियां दृढ़ होती हैं, दृढ़ रहती हैं। जैसे सा ट, इसमें शिथिल होती हैं, इसमें मिला जुला कर रहती हैं। तो देखिए सा ट ये सशक्त व्यंजन है, र ला सक्त है, च सा मध्यम है। तो चलिए अब अगला वर्गीकरण हम देखते हैं। आइए देखते हैं ह्रस्वता दीर्घता के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो ह्रस्वता, ह्रस्वता में कौन है? ह्रस्वता में कौन कौन? जैसे च मतलब क च प, ये ह्रस्व में गिने जाते हैं। और दीर्घता में जैसे जिन्हें हम द्वित्व कहते हैं, जैसे द्वित्व हैं, इधर कई बार परीक्षाओं में पूछेगा, द्वित्व लिख लेंगे ऐसे, शुद्ध यही है द्वित्व ना, लिखिएगा एक बार देखिएगा और से, यही है ना द्वित्व। द्वित्व में कौन कौन आते हैं, कैसे कैसे? द्वित्व माने जिनका 2 बार प्रयोग हो एक ही वर्ण समान, जैसे क यानी समान वर्ण उनका प्रयोग जब 2 बार लगातार हो जाता तो उन्हें कहा जाता द्वित्व। जैसे देखिएगा एक सटे हुए एक दूसरे से। अब यहाँ से प्रश्न क्या बनता है, जैसे कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो लिखा था दिल्ली, तो इसमें दिल्ली में जो डबल ला है एक ऐसा व्यंजन का प्रयोग, इसे कहेंगे द्वित्व व्यंजन है। जैसे हम कह दें पक्का, कैसा व्यंजन है? द्वित्व है। जिसे हम कह दें कच्चा, कैसा व्यंजन है? द्वित्व है। तो कुछ बात समझ गए होंगे। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि ये कैसे व्यंजन है? ये द्वित्व हैं, मतलब इनका प्रयोग 2 बार। अब इसी किसके ह्रस्वता दीर्घता के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, जैसे क च प ये लगा है, ये आपके ह्रस्वता में आते हैं, ये दीर्घता में आते हैं। तो एक भी समझ गए होंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। चलिए आइए हम अगला देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं संयुक्तता असंयुक्तता के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो कहेंगे संयुक्तता कौन है? अभी देखिएगा संयुक्तता में जैसे है म्ल, तो इसको हम कर सकते हैं म्लान, जैसे हुआ इस संयुक्त व्यंजन का काम करेगा। जैसे ग्ल हम कह सकते हैं ग्लानी। जैसे प्लवन, प्लवन कहीं आ गया तो हम प ला कर सकते हैं। ये देखिए ऐसा भी है ये शब्द, अगर हम इसको ऐसे लेकर चलें प्लवन, तो ये देखिए प्ल, ये क्या है? संयुक्त कहें। ल्या, जैसे हम कहें ला है या है, अगर इसको हम कोई शब्द जोड़कर बना दें, कोई शब्द सोचिएगा बन जाएगा कुछ, जैसे क्या बन सकता है? ला और या, लाख और या जोड़ लिए। और जानते हैं संयुक्त व्यंजन में और कुछ है, कुछ शब्द इसको जोड़िए, आप तो बना सकते हैं ना, इतना तो हमने बता दिया। जैसे म से म्लान, ग्ल से ग्लानी, प्ल से प्लवन, ठीक। तो ल्या से क्या कर सकते हैं? लेप प्रत्यय सुने होंगे आप कहीं, लेप प्रत्यय भी बन सकता है, ये शब्द भी बन सकते हैं। अब समझिएगा, जैसे ये बताने का औचित्य बस इतना ही है कि संयुक्त व्यंजन इन्हें कहा जाएगा। जैसे हम संयुक्त 4 वैसे माने भी इच्छा, ये देखिए भिन्न भिन्न वर्णों से मिलकर बने हैं, क धन श से, ये बताया गया पिछला वीडियो, उसको आप समझ ही रहे होंगे। त्र त धन रा, तो इसको आप द्वित्व नहीं कहेंगे। द्वित्व किस आधार पे है उसको भी हमने बता दिया, किसके आधार पे है, इसके पिछले 6वां नंबर बताया। अब यहाँ देखिए असंयुक्त, जो बिना जुड़े रहते हैं, ऐसे हैं जो स्वयं में कुछ मुक्त दिख रहे हैं आपको, जुड़े हुए नहीं कहा जाए संयुक्त व्यंजन। तो हम लोगों ने आज वर्णमाला से संबंधित संपूर्ण टॉपिक की जानकारियां प्राप्त कर ली हैं। आज हम लोग विशेष रूप से व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़े हैं। स्वर का वर्गीकरण हम लोगों ने पहले से पढ़ लिया था। हमने बताया कि अगर आप इतना अध्ययन कर लेंगे तो वर्णमाला से जो भी प्रश्न बनेगा इससे बाहर नहीं जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि जो वर्णमाला आज तक आप पढ़े होंगे उसमें कुछ खास तो जुड़ा होगा ना, कुछ एक्स्ट्रा भी जानकारियां हुई होंगी, जो आप आज तक आप डाउट में रहे होंगे, जो इसमें संदेह रहा होगा वो भी समाप्त हो गया होगा। तो हम लोगों ने आज वर्णमाला कि जितने भी टॉपिक या जितने भी उससे महत्वपूर्ण अंग, पाठ, हिस्सा, अवयव हैं, उन सब का अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं। उसको 2 भागों में बांटकर स्वरों का वर्गीकरण और व्यंजनों का वर्गीकरण। तो हम लोगों ने देखा कि स्वर और व्यंजन का विशेष वर्गीकरण और विशेष उनका अध्ययन, और उसके बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा।
ये समझ गए होंगे अच्छे से। लेकिन ये आशा नहीं विश्वास है कि इसको आप अच्छे से अध्ययन करके समझ कर ही अगले दिन मिलेंगे अगले वीडियो में, कि आप जितने प्रश्न आपको दिए जाएंगे या जितने प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए उसे बहुत आसानी से आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। यानी एक भी प्रश्न गलत भी नहीं होने चाहिए, समय भी नहीं लगना चाहिए और सॉल्व भी हो जाना चाहिए। ये कैसे संभव होगा? पूरा वीडियो जितने आप अभी तक आपको पढ़ाए हैं सब आप वीडियो पूरे अच्छे से देख लीजिएगा। अगले वीडियो में इन सब का प्रश्न आपको जोड़ कर दिया जाएगा। और इस वीडियो में आज यहीं तक, फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं इसका प्रश्न बैंक लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।